वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी पेपर 1 बीए 6 सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए लिखित मॉडल पेपर के बारे में। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी लिखित मॉडल पेपर दीजिए और अति लघुत्तरीय लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के बारे में आप बताएं। तो मैंने सोचा बिल्कुल आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय अति लघुत्तरीय इन सभी प्रश्नों के बारे में आपको बताया जाए। कितने प्रश्न आएंगे, कैसे आएंगे, उनके उत्तर को आपको कैसे लिखना है। मैं आपको इस प्रश्न में जो इम्पोर्टेंट मतलब इस वीडियो के माध्यम से जो आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उन पर तो चर्चा करूंगा ही। इसके अलावा जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है और प्रश्न की डिमांड क्या है, यानी उत्तर में आपको क्या लिखना चाहिए, इस पर भी थोड़ा बहुत चर्चा करने का प्रयास हमारा रहेगा। यानी कि ये सॉल्व मॉडल पेपर होगा। और पेपर 1 में आप जैसा कि आपको पता है पहले से कि जियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है, यानी कि भारत का भूगोल पढ़ना है। तो आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि जियोग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत के भूगोल से कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आपकी बार यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। आप इन प्रश्नों को रट डालिएगा, ठीक है। चले पेपर 1 नवीन मॉडल पेपर 2024-25 की परीक्षाओं के लिए 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है। खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ से जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी संख्या 10 होती है। 10 के 10 प्रश्न करने यानी सभी प्रश्न अनिवार्य होता है। एक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में लिखना होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए एक प्रश्न के लिए मतलब एक प्रश्न अगर अच्छे तरीके से आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर लगभग दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सिंधु गंगा मैदान, सिंधु गंगा मैदान के बारे में बताएं। सिंधु एक नदी है, गंगा भी एक नदी है। सिंधु नदी एक प्रकार से आप देखेंगे तो ये जम्मू कश्मीर के आसपास और पाकिस्तान के एरिया में बहती है। गंगा नदी आप देखेंगे वहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और भारत में बहते हुए ये जाकर के इधर बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। सिंधु नदी जाकर के अरब सागर में गिरती है, ठीक है। यानी दोनों एक प्रकार से विपरीत दिशाओं में बहने वाली नदियां हैं। समझ में आ रही चीजें। तो सिंधु गंगा मैदान की अगर बात की जाए तो बेसिकली भारत की जब आप बात करते हैं, भारतीय भूगोल की बात करते हैं तो भारत का उसमें भौतिक स्वरूप के बारे में या भौगोलिक प्रदेश या भौतिक प्रदेश जो भारत के उनके बारे में आप जानते हैं। तो भारत के भौतिक प्रदेशों की अगर बात की जाए तो भारत के भौतिक प्रदेशों में एक आपका प्रदेश है सिंधु गंगा का मैदान। पहला आपका होता है हिमालय का पर्वतीय भाग, दूसरा होता है सिंधु गंगा का मैदान, तीसरा होता है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा होता है आपका समुद्री मैदान और पांचवा आपका है द्वीपीय भाग। ये 5 भौतिक प्रदेश हैं भारत के, ठीक है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा सकता है कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में या भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है मुख्य रूप से। तो आप बताएंगे 5 भागों में बांटा गया है। पहला कौन, हिमालय का पर्वतीय भाग, दूसरा कौन, सिंधु गंगा मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार या भाग, ठीक है, समुद्री मैदान, चौथा पांचवा द्वीपीय भाग। अब इसको थोड़ा सा मैप के हिसाब से अगर समझें आप तो देखिए जैसे ये भारत का नक्शा है, ठीक है। ये भारत का नक्शा है, मैं इसमें आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये भारत है अपना। अब इसमें जो मैंने आपको बताया भारत को भौगोलिक प्रदेश मतलब जो भारत का पूरा नक्शा है उसको कितने भागों में बांटते हैं मतलब प्राकृतिक विविधता के अकॉर्डिंग अगर देखें तो तब भारत में आप देखेंगे तो सबसे पहला जो एरिया है ये ऊपर वाला एरिया, ये ऊपर का एरिया जितना आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा पड़ रहा है, ये वाला एरिया पूरा जितना मैं आपको यहाँ पर लाल कलर से मैं इसको जो है एकदम से कलर कर दे रहा हूँ और चीज़ों को मैं अलग कलर से करूँगा। तो ये आपका मैदान क्या हो गया, ये आपका हो गया उत्तरी यानी उत्तर में है और हिमालय का पर्वतीय भाग हो गया। इसमें आप देखेंगे बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं आपको मिलेंगी, ठीक है, मोड़दार पर्वत मिलेंगे। पर्वत श्रेणी आप देखें कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 1500 मील तक फैली हुई है। चौड़ाई की अगर बात करें तो 150 से लेकर के 200 मील तक चौड़ाई इसकी है, ठीक है। ये पर्वतमाला की हिमालय पर्वत है। एक बृहत हिमालय है जिसको आभ्यंतरिक हिमालय कहते हैं, एक लघु हिमालय जिसको आप मध्य हिमालय कहते हैं और एक बाह्य हिमालय है, ठीक है। तो इस तरीके से हिमालय का अगर कैटेगराइजेशन करेंगे तो उसको मैं चर्चा कर लूँगा। लेकिन ये जो एरिया लाल कलर से है ये आपका होता है पहला यानी हिमालय का पर्वतीय भाग। दूसरे कलर की अगर बात की तो उसको मैं हरे कलर से ये जो है इसको इंडिकेट करूंगा, हरे कलर से, ठीक है, या मैं नीले कलर से कर दूं चूंकि आप पानी वाला एरिया मतलब कि हरा कलर इस चलिए हरा कलर ही करते हैं, उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। देखिए हरा कलर वाला जो आपका होगा वो सिंधु गंगा का मैदान होगा। सिंधु गंगा के मैदान की अगर बात की जाए तो इसके अंदर भारत की सीमा के अंदर लगभग 1500 मील लंबा है और इसकी चौड़ाई 150 से 200 मील के आसपास तक है। यहाँ पर आप देखेंगे जो ये एरिया आपकी पड़ रही है, ठीक है, ये एरिया जो मैदानी एरिया है पूरा का पूरा ये, ठीक है, ये पूरा मैदानी। यहाँ पर आप देखेंगे बांग्लादेश है, बांग्लादेश भी कुछ चूंकि बांग्लादेश में भी गंगा नदी बैठी तो ये पूरा का पूरा एरिया जो आपका पड़ रहा है
ये का पूरा जितना हरा वाला वाला मैंने कर दिया है, ये आपका होता है सिंधु गंगा का मैदान। तीसरा मैं करूंगा भैया किससे, पीले कलर से। अब आपका आता है तीसरा प्रायद्वीपीय पठारी भाग। प्रायद्वीपीय पठारी भाग आपका ये होता है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग ये बीच वाला, ठीक है। जितना हरा पीला कलर है वही आपका पठारी भाग है, ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग। प्रायद्वीप का मतलब होता है, एक होता है द्वीप, द्वीप जो होता है वो चारों तरफ से जल से घिरा होता है और छोटा होता है। महाद्वीप बड़े होते हैं और चारों तरफ से जल से घिरे हुए होते हैं, ठीक है। और जो प्रायद्वीप होता है वो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ होता है और एक तरफ स्थलीय भाग से जुड़ा हुआ होता है। जैसे भारत अपना है तो जो दक्षिण भारत है वो प्रायद्वीपीय भारत है। कैसा भारत है भैया, प्रायद्वीपीय। दक्षिण भारत को प्रायद्वीप भारत इसलिए कहते हैं क्योंकि ये तीन तरफ से, इधर आप देखेंगे अरब सागर है, इधर आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी है और नीचे आपका हिंद महासागर। तो यानी तीन तरफ से जल से भारत का जो दक्षिणी इलाका है वो घेरे हुए है, इसीलिए ये एरिया जो है आपका ये प्रायद्वीपीय पठारी के अंतर्गत आती है, प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग यानी ये जो पीला कलर का मैंने रंगा ये आपका प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। आगे देखेंगे मैं थोड़ा सा और काले कलर से आपको दिखाऊंगा। तो काले कलर वाला जो होगा वो आपका समुद्र तटीय मैदान। समुद्र तटीय मैदान जैसे इधर अरब सागर है तो अरब सागर के जो एरिया में इधर आपका जो ये बम्बई और ये गुजरात वाला पूरा का पूरा यहाँ से एरिया जो किनारे का आपका ये काला कलर जितना मैंने किया है, ये देखेंगे ये तटीय मैदान आपके हो गए, ठीक है। समुद्र से जुड़े हुए भाग, ये तटीय तटीय मैदान जो है ये। अब इसी तटीय मैदान में आप देखेंगे इधर वाले को बोलते हैं पूर्वी घाट, ठीक है, ये पूर्वी घाट है और ये वाला आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा। तो ये चौथा हो गया, तो एक ये रीजन हो गया काला वाला। अब इसके बाद में और कौन सा कलर आपका बचता है, मान लेते हैं मैं कर लेता हूँ ये कलर, ठीक है। चलिए एक भाग और है पांचवा, पांचवा आपका होता है द्वीपीय भाग। अब द्वीपीय भाग भारत में द्वीप भी कुछ है, जैसे यहाँ पर आपका लक्षद्वीप वगैरह है जहाँ पर मोदी जी कुर्सी लगा करके बैठ गए थे और उसकी रेटिंग बढ़ गई थी, वही, ठीक है। मालदीव एक देश है, लक्षद्वीप के नीचे है, ठीक है। तो मालदीव एक देश है और जो लक्षद्वीप है ये भारत के अंडर में आता है और भारत का एक द्वीप है। अब यहाँ पर मोदी जी गए, बैठ गए कुर्सी लगा करके बढ़िया से, और बढ़िया वीडियो वीडियो बनी और यूट्यूब मतलब इस पे पूरा नेट पे आई और फेमस हो गई। मोदी जी कुछ भी काम करते हैं वही फेमस हो जाता है। अब सोचो आप, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप ये द्वीपीय इलाका। इधर आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये बहुत सारे द्वीपों के समूह है। लक्षद्वीप भी एक द्वीप नहीं है, कई सारे द्वीपों का एक समूह है। लक्षद्वीप जो है मूंगे की चट्टानों से बना हुआ है। मूंगे की चट्टान का मतलब क्या होता है, कोरल द्वीप है ये। कोरल द्वीप का मतलब ये होता है कि जैसे कि प्रवाल द्वीप को ही कोरल द्वीप कहते हैं। इसमें ये होता है कि जैसे आप लोग शंख देखे होंगे घर में जो बजाया जाता है शंख, पंडित जी सत्यनारायण की कथा वाले दिन में आकर के 5 शंख 6 शंख बजाते हैं, उसके बाद में कथा संपन्न होती है। तो शंख सुने हैं, शंख की ध्वनि, ठीक है। घंटा सूल हल्लानी शंखचा मुसलायुधम खेटकम तोमरम परशुपास में ओचा, ठीक है, सुने हैं क्या शंख की ध्वनि। तो शंख जो होता है वो एक कीड़ा होता है और उसी कीड़े का एक प्रकार से जो ऊपरी आवरण होता है वही शंख होता है, तो वही आवरण ही कोरल कहलाता है, ठीक है। ऐसे तमाम प्रकार के जीव होते हैं, जिसके अंदर जीव होते हैं वो जीव क्या होते हैं जब मरते मतलब मर जाते हैं, फिर एक प्रकार से, या जब वो मरते हैं तो उनकी जो ऊपर वाली जो खाल होती है उसी खाल से एक प्रकार से जब बहुत करोड़ों वर्षों तक एक प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है तो द्वीप का निर्माण हो जाता है समुद्रों में, ठीक है। तो ये द्वीप तमाम सारे बने, तो ये द्वीपीय इलाका है एक भारत का। तो ये भारत को 5 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। अब ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपका एक तैयार हो गया कि भारत का भौगोलिक स्वरूप से क्या आशा है, विवेचना कीजिए। ये प्रश्न आपका दीर्घ उत्तरीय मैंने रखा है, तो उसका भी ये एक प्रकार से उत्तर हो गया। अब यहाँ पर आपसे जो पूछा गया था सिंधु गंगा का मैदान पूछा गया था, तो जो हरे वाले में आपका है, हरे वाले में जो है भैया वो आपका सिंधु गंगा का मैदान है, ठीक है। क्या है वो, सिंधु गंगा का मैदान है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, सिंधु गंगा के मैदान की अगर बात करें तो हिमालय के दक्षिण में एक विस्तृत समतल मैदान है। यहाँ पर क्या है, ये समतल मैदान है आपका जो सारे उत्तर भारत में फैला हुआ है। गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी आप देखेंगे, देखिए गंगा नदी इधर से बहती है, ब्रह्मपुत्रा नदी आपकी इधर से आकर के बहती है, दोनों मिलकर के दोनों के बीच का जो इलाका होता है, दो नदियों के बीच के इलाके को दुआब का इलाका कहते हैं। दुआब में बहुत ज़्यादा खेती होती है। दुआब मतलब कि दो नदियों के बीच का एरिया, जो कि जब बाढ़ आती नदियों में तो बहुत ज़्यादा जो उर्वरक चीज़ें होती हैं नदियाँ अपने साथ बहा करके लाती हैं, तो उससे क्या होता है कि मिट्टी परिवर्तित होती है, नए नए उर्वरक चीज़ें आ जाती है, जिससे उपजाऊ भूमि खूब होती है। तो आप देखेंगे पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार और इन सभी के इलाके में बहुत ज़्यादा खेती होती है, ठीक है। तो सिंधु गंगा के मैदान में ही। इसके अलावा आप देखेंगे ये मैदान बहुत बड़ा मैदान है और सुंदरबन का डेल्टा भी आप देखेंगे इधर ही पड़ेगा, ठीक है, इन्हीं मैदानों के बीच में। भारत में सतलुज, रावी, ब्यास ये सब नदियाँ एक प्रकार से ये भी पाकिस्तान
अब पाकिस्तान में पड़ता है खास करके आप देखेंगे सिंधु नदी, लेकिन जो भारत में नदियां हैं सतलुज, रावी और ब्यास, ये 3 नदियां भारत में और 3 नदियां जो है ऊपर के हिस्से की वो पाकिस्तान में है। ठीक है, तो 6 नदियों का एक प्रकार से 5 नदियों का समूह पंजाब है। पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों की भूमि। ठीक है, पंजाब का अर्थ होता है। तो ऐसे मैं अगर आपको जियोग्राफी बताने लगूंगा तो लगभग 4-5 घंटे ऐसे बोलता चला जाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं 60 में चलूंगा ताकि आपके समझे। तो सिंधु नदी है, गंगा भी नदी है। सिंधु और गंगा नदियों में जब बाढ़ आता रहा लगातार, उसी बाढ़ में जो नदियां अपने साथ रॉ मटेरियल लेकर के आई, वही मिट्टियां या जो रॉ मटेरियल था, मलबा था, वही मलबा से मैदान का निर्माण हुआ। उसी मैदान को सिंधु गंगा का मैदान कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से पूर्व में गंगा नदी और डेल्टा का अधिकांश भाग बांग्लादेश में पड़ता है। उत्तर भारत का यह विशाल मैदान पूरब से पश्चिम भारत की सीमा के अंदर लगभग 500 मील लंबा है और चौड़ाई में अगर देखें तो लगभग 150 या 200 मील चौड़ा एक प्रकार से मैदान है। तो ये भारत का सिंधु गंगा का मैदान हो गया जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे बन गया, पूरा क्लियर हो गया। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। सॉरी, दूसरा प्रश्न है भारतीय सीमा से सटे हुए पड़ोसी देशों के बारे में कुछ बताएं। देखिए, भारत की सीमा से सटे हुए पड़ोसी देशों में संख्या की अगर बात करें तो 7 पड़ोसी देश हैं भारत के। कितने हैं भैया? 7 पड़ोसी देश हैं। भारत की अगर सीमा की बात की जाए, स्थलीय सीमा जो है भारत की, वो 15,106 किलोमीटर की जुड़ती है विभिन्न देशों के साथ, सटे हुए जो स्थल से देश हैं, जिसमें आपका जो पाकिस्तान है पहला पड़ोसी देश अपना है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा जो है, कितनी? पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की जो एक प्रकार से जो सीमा है, स्थलीय सीमा, वो भारत साझा करता है। इसके अलावा दूसरा जो पड़ोसी देश है अपना, वो है कौन है? चाइना। चीन जो है, चीन के साथ अगर बात करें तो चीन के साथ 3428 किलोमीटर की सीमा जो है ये भारत बनाता है, स्थलीय सीमा। ठीक है, तीसरा पड़ोसी देश आपका कौन पड़ेगा? तीसरा पड़ोसी देश अपना है नेपाल। नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल जो है इसके साथ 1751 किलोमीटर की सीमा भारत साझा करता है। ठीक है, इसके अलावा आगे चलेंगे, चौथा जो आपका पड़ोसी देश है वो कौन सा है? वो आपका पड़ेगा भूटान। भूटान की अगर बात करें तो भूटान देश जो आपका है, भूटान की अगर बात करें तो 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। इसके बाद में पांचवा है आपका म्यांमार, जिसको बर्मा पहले कहते थे, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार की अगर बात की है तो म्यांमार जो है ये 1643 किलोमीटर की सीमा साझा भारत के साथ करता है। इसके अलावा छठा जो अपना देश है वो है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश जो है ये लगभग अगर बात करें तो लगभग 4096 यानी कि लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ। और इसके बाद में थोड़ा सा सीमा साझा करता है सातवां देश भी, वो है अपना अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान की बात की करें तो अफगानिस्तान जो है मुख्य रूप से 106 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करता है। ठीक है, लेकिन अब जो सीमा ये साझा करता था अफगानिस्तान भारत के साथ, वो पड़ता है पीओके वाले एरिया में। पीओके का मतलब क्या होता है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी जो पाकिस्तान के अंडर में कश्मीर है, उस वाले कश्मीर से अफगानिस्तान की सीमा साझा होती है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो भारत के प्रत्येक सीमाओं की अपनी खुद की समस्याएं भी हैं। आप देखेंगे बांग्लादेश, भारतीय बांग्लादेश सीमा को लेकर के रेड क्लिफ रेखा इन दोनों के बीच में है। भारत और पाकिस्तान व भारत और बांग्लादेश को अलग करती है रेड क्लिफ रेखा, दोनों मतलब कि चूंकि पहले जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा होता तो बांग्लादेश नहीं था, पाकिस्तान एक पूर्वी था एक पश्चिमी था। बाद में जाकर के इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये अलग हुआ। ठीक है, इसके अलावा भारत नेपाल की जो सीमा है तो 1905 ईस्वी से भारत और नेपाल के बीच में साझा चल रहा है। 54 विवादित क्षेत्र है इसमें कुल मिलाकर के, और पूरा मैं विवाद वगैरह तो समझाऊंगा जब चर्चा करूंगा। ये आपको मैंने पड़ोसी देशों के बारे में कुछ चीज़ें बताई जो आपके समझ में आ गई होंगी। ठीक है, भारत पाकिस्तान सीमा में तो लगभग आप देखेंगे जो है 3323 किलोमीटर की जो सीमा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसकी अगर बात की जाए उसमें बहुत विवाद है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, तो चर्चा कर लेंगे हम आगे। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न आप देखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? बताएं, डिस्टर्बेंस क्या है? फटाफट से आप बताने का। पश्चिमी विक्षोभ किसे कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ अभी आप लोगों ने महसूस भी किया है। जो छात्र छात्राएं अगर आप देखे होंगे, जो अभी अभी ठंडी के एरिया में जो बारिश हुई है अभी, वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही हुई है, यानी मानसूनी बारिश नहीं। पश्चिमी विक्षोभ का मतलब होता है ऐसी बारिश जो बिना मानसून के होती है। अब ये मानसून के बिना कैसे बारिश होती है,
यही पश्चिमी विक्षोभ का होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा वाला जो एरिया, भूमध्य रेखा मतलब कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच की रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। यहाँ से मानसून एक प्रकार समुद्र से उठा, समुद्र से मानसून गया ऊपर। अब ये समुद्र से मानसून गया तो ऊपर, लेकिन क्या हुआ, वहां से क्या हुआ, भूमध्य सागर है भूमध्य रेखा पर। अब उसी भूमध्य सागर से एक प्रकार से कुछ जल भरता है, फिर वापस आता है, यानी लौटता मानसून भी कुछ लोग इसी को कहते हैं। तो वो आकर के फिर से भारत में बारिश करता है, जो कि आप देखेंगे ठंडी जब जा रही होगी तब एक प्रकार से बारिश होगी, और ठंडी जब आने वाली होगी तब भी आप बारिश देखेंगे। तो इस तरीके से ये पश्चिमी विक्षोभ जो होता है, जब जाड़ा का मौसम होता है उसी समय आती है। एक प्रकार से ये बाह्य उष्णकटिबंधीय आंधी होती है, जो जाड़ों में भारतीय उपमहाद्वीप में के जो पश्चिमोत्तर भाग है वहाँ पर अकस्मात बरसात हो जाती है। ठीक है, यह बरसात मानसून की बरसात नहीं होती है। बाह्य उष्णकटिबंधीय आंधियाँ विश्व में सब जगह होती हैं। इनमें आर्द्रता सामान्यतः उत्तरी वायुमंडल तक पहुँच जाती है, जबकि उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंध मतलब होता है गर्मी के इलाकों से एक प्रकार चलती है और ठंडे इलाकों में। तो इस तरीके से आप देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप में जब ऐसी आंधी हिमालय तक पहुंच जाती है तो आर्द्रता कभी कभी बरसात के रूप में बदल जाती है, क्योंकि आंधियां वहां से उष्णकटिबंधीय आंधियां भूमध्य रेखा के पास से उड़ी, अब वो एक प्रकार से भूमध्य रेखा से आई मान लेते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब वो आंधियां चलेंगी खूब तीव्र गति से तो हिमालय से टकराएंगी। अब जब हिमालय से आकर के वो टकराई मान लेते हैं, अब हिमालय से टकराने के बावजूद क्या होगा, हिमालय से जब वो टकराएंगी, ऐसी स्थिति में क्या होगा, भूमध्य रेखा से नहीं, उससे ऊपर से आप देखें भूमध्य सागर एक है। ठीक है, एक जो पृथ्वी के बीच में एक सागर पड़ता है भूमध्य सागर, तो वहां से जब हवाएं चलती हैं, या जो उससे पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम से जो हवाएं आती हैं, तो वहां से क्या होता है कि हिमालय से हवाएं टकराई, हिमालय के ऊपर चूंकि बर्फ के पहाड़ जमे हुए हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, उन्हीं ग्लेशियर से जब गर्म हवाएं टकराएंगी तो क्या होंगी, वो ठंडी होंगी, और वहां से गर्म और ठंडी का जब मिक्सचर होगा तो क्या बन जाएगा भैया, वातागर का निर्माण हो जाएगा। वातागर मतलब जहाँ ठंडी और गर्म जलधारा मिल जाएंगी, यानी कि वो जल की बूंदे बन जाएगी। जैसे कि आप स्प्राइट मतलब सॉरी कोई ठंडा पी रहे होंगे, किसी कंपनी का नाम मैं नहीं लूंगा, कोई ठंडा पी रहे हो तो ठंडे का बोतल जब आप फ्रीज से निकाल करके बाहर रखते हो तो आप देखेंगे जो बाहर की गर्म हवाएं टकराती हैं, क्योंकि फ्रीज में ठंडा वाला माहौल था, अब बाहर रख दिए, उठ बोतल से आकर के गर्म हवाएं टकराई, आप देख नहीं पा रहे हो कि टकरा रही हैं कि नहीं टकरा रही हैं। ठीक है, तीर थोड़ी ना है, हवा हवा है, हवा थोड़ी ना देख पाओगे। तो आकर के जब टकराएंगी तो प्लास्टिकिया के बहिरवा देखो बूंद बूंदे बूंद निकरी आवत है, देखा तो कि नहीं देखते हो। तो जब प्लास्टिकिया के बहिरवा बूंदे बूंद निकरी आवत है तो कैसे निकरी आवा, प्लास्टिकिया फोड़ के निकरा नाही, ये कैसे निकरा, ये आर्द्रता से निकरा, यानी कि क्या होता है जब गर्म और ठंडा चीज मिल जात है तो वो आर्द्रता यानी जोन होता है ज्यादा बढ़ जाती है। आर्द्रता का मतलब क्या होता है, वो एक प्रकार से समझो कि बूंद बन जात है, पानी के बूंद बन जाए, जब गर्म ठंडा चीज टकराए तो पानी के बूंद बन जाए। ठीक है, उसीलिए बन जाता है, यहाँ पर एक विज्ञान काम करता है। तो पश्चिमी विक्षोभ ये होता है। पश्चिमी विक्षोभ एक बाह्य उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है, और उसके रूप में भूमध्य सागर में ये जन्म लेता है। यूक्रेन और आसपास के क्षेत्र में एक उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। उच्च वायुदाब का क्षेत्र कब बनता है, उच्च वायुदाब का क्षेत्र मतलब होता है, उच्च वायुदाब कब होगा, जब वायु ठंडी होगी तो उच्च वायुदाब होगा, वायु गर्म होगी तो हल्का वायुदाब होगा। ठीक है, तो उच्च वायुदाब क्षेत्र बन जाता है, जिसके चलते ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंडी हवा तुलनात्मक रूप से एक प्रकार से और जो है गर्म हो जाती है, और उच्च आर्द्रता युक्त हवा वाले क्षेत्र की ओर दौड़ पड़ती है। ठीक है, क्योंकि जब हवाएं हल्की होती है तो वो उड़ने लगती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो इस तरीके से क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप वायुमंडल में चक्रवात उत्पन्न करने के लिए एक उपस्थिति मतलब एक उपयुक्त स्थिति बन जाती है, चूंकि ठंडा और जो मतलब कि जो वायुदाब उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब होता है, इन्हीं से चक्रवात का निर्माण होता है। तो इस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ का मतलब होता है कि ये इस प्रकार की बारिश। पश्चिमी विक्षोभ भारतीय उपमहाद्वीप के निचले क्षेत्रों में हल्की से भारी वर्षा और पहाड़ी क्षेत्रों में भारी हिमपात लाने में सहायक होता है। अभी देखेंगे जो है ओला भी पड़ा है, हिमपात हुआ है, मान ली कि जिसको कहते हैं पाथर पड़ा है या बर्फबारी हुई है, तो ये इसी कारण से होती है। ठीक है, जब पश्चिमी विक्षोभ आता है तो क्या होता है, आकाश में बादल छा जाते हैं, रात का तापमान बढ़ जाता है और असमय वर्षा होती है। इस वर्षा का खेती के लिए विशेषकर रबी की फसलों के लिए बड़ा महत्व है। इसमें गेहूं को लाभ होता है, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण फसल है, जिसका भारत की खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान है। गेहूं के लिए जो है फसल के लिए तो ठीक माना जाता है, लेकिन जब कभी ओला पड़ जाता है, पत्थर पड़ जाता है, गेहूं की सारी बालियां टूट जाती हैं। आपको बता दूं कि अब की बार बहुत नुकसान हुआ है किसानों का। जब ओला पड़ता है तो उससे क्या होता है, तंबाकू वाले जो किसान हैं, तंबाकू जो बोते हैं, पूरा का पूरा उनका पत्ता, तंबाकू का बड़ा बड़ा पत्ता होता है हरा हरा, वो सब फूट जाता है, और तंबाकू पत्तों पर ही डिपेंडेंट है, यानी तंबाकू तभी बिकेगी जब पत्ते ठीक ठाक होंगे। ठीक है, हमारे इधर तंबाकू खेती खूब होती है। तो ये आपका पश्चिमी विक्षोभ होता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा।
चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसको ICAR कहा जाता है, उसने मिट्टी को कितने भागों में बांटा? फटाफट से आप बताएंगे। तो ICMR की मतलब ICAR की अगर बात की जाए, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उसने 1986 ईस्वी में भारतीय मिट्टी का वर्गीकरण किया, जिसमें कुल मिलाकर के भारत में 8 मुख्य मिट्टियों का वर्गीकरण किया। तो कितने प्रमुख मिट्टी हैं? 8 प्रमुख मिट्टी हैं। और गौण कितने प्रकार बताए? 27 प्रकार की गौण मिट्टियां हैं। ठीक है, और आपको बता दूं 8 मिट्टियां जो हैं एक प्रकार से, उन मिट्टियों की अगर बात की जाए, 8 प्रमुख मिट्टियों में कौन कौन सी मिट्टियां आती हैं? पहली मिट्टी आपकी हो गई जलोढ़ मिट्टी। दूसरी मिट्टी आपकी हो जाती कौन सी मिट्टी? दूसरी मिट्टी आपकी हो जाती कौन सी भाई? दूसरी मिट्टी है आपकी लाल मिट्टी। तीसरी मिट्टी आपकी है काली मिट्टी। चौथी मिट्टी आपकी होती है लैटेराइट मिट्टी। पांचवी मिट्टी पर्वतीय मिट्टी। छठवीं मिट्टी है शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टी। और आपकी सातवीं मिट्टी है लवणीय मिट्टी, या जिसको क्षारीय मिट्टी भी कहते हैं। और आठवीं आपकी मिट्टी होती जैविक मिट्टी। इस तरीके से ये 8 प्रकार की मिट्टियां होती हैं। बाकी 27 और प्रकार की मिट्टियां होती हैं, जो कि एक प्रकार से भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा बताई गई हैं 1986 में। तो बस इतना लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और भी मॉडल पेपर मैं दूंगा, उसमें ऐसे ही प्रश्नों के बारे में समझाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। लगभग 4-5 मॉडल पेपर मैं आपको दे दूंगा, जिससे आप बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे जियोग्राफी की। ठीक, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ बना हुआ है। बस प्लीज़ आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एक हमारा दूसरा चैनल है, तो आप अगर को करिकुलर से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं, हमारा चैनल है को करिकुलर। एक दूसरा चैनल है, उसका नाम है को करिकुलर मास्टर। ठीक है, को करिकुलर मास्टर नाम से भी एक दिन पहले मैंने बनाया है, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को, इसकी लिंक जो होगी मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा चैनल की। और इसके अलावा मैं जो चैट बॉक्स होगा उसमें आपको दिख रहा होगा चैट बॉक्स में, ठीक है, यानी कि जहाँ पर आप कमेंट कर रहे हैं उसी कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा उसको, आप देख लीजिएगा, ऊपर ऊपर जो आपका मिल जाएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको अब की बार को करिकुलर से रिलेटेड विधिवत तैयारी करवाने वाला हूं मैं। तो आप सभी लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको विधिवत तरीके से जो को करिकुलर से रिलेटेड वीडियोस हैं आपको इसी पर मिलती रहेंगी। सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, सभी के सब्जेक्ट, ठीक है, जो को करिकुलर में होते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वहां पर आपको मिलती रहेगी। ठीक, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन की अगर बात की है, तो संसाधन जो होते हैं, संसाधन क्या है? संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसी को एक संसाधन आप कहते हैं। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक होता है आपका कृत्रिम। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। प्राकृतिक संसाधनों की अगर बात की जाए, जो कि प्रकृति के द्वारा खुद ही मिलते हैं, यानी जैसे भूमि, जल, खनिज, ये सब, जंगल वगैरह, ये सब प्रकृति स्वयं देती है। मानव निर्मित की अगर बात की जाए, तो मानव निर्मित में जैसे आप देखेंगे जो है आपका संसाधनों में, जैसे जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए संसाधन है, वो जैसे कुछ माल, सेवाएं, तमाम प्रकार की। और जैसे आप देखेंगे जो है अस्पताल, अनुसंधान, शैक्षणिक संस्थान, ये सब मनुष्य ने बनाया, तो ये सब भी एक संसाधन है, जो कि एक प्रकार से कई प्रकार के हेल्प करते हैं। तो संसाधन ये होते हैं। संसाधन की परिभाषा की अगर बात की जाए, तो स्मिथ और फिलिप्स महोदय ने बड़ी जबरदस्त परिभाषा दी संसाधन की। संसाधन को अंग्रेजी में रिसोर्स कहते हैं। तो स्मिथ और फिलिप्स महोदय ने कहा कि भौतिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रियाएं होती हैं जो मानव के उपयोग में आती हैं, यानी मानव के उपयोग में आने वाली जो प्रक्रियाएं होती हैं वही संसाधन होता है। ठीक है, दूसरे विद्वान आए जिम्मरमैन। जिम्मरमैन बड़े अच्छे भूगोलवेत्ता हैं। उन्होंने कहा कि संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती हैं, जैसे ही उन्हें मानव की आवश्यकताओं और क्षमताओं के द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। तो ये जिम्मरमैन ने कहा। तीसरे विद्वान है जेम्स फिशर, बड़े अच्छे भूगोलवेत्ता हैं, और इन्होंने बहुत सारा शोध भी किया इन चीज़ों पर। तो जेम्स फिशर ने कहा कि संसाधन वह कोई भी वस्तु हो सकती है जो मानवीय आवश्यकताओं और मानवीय इच्छाओं की पूर्ति करती हो, यानी ऐसी एक प्रकार से वस्तु संसाधन कहलाएगी जो मानवीय आवश्यकता को, यानी कि ह्यूमन नीड्स एंड जो मनुष्य की इच्छाएं होंगी उनको पूरा करेंगी, वही आपकी एक प्रकार संसाधन हो जाएंगी। तो संसाधन ये हो गया। तो एक प्राकृतिक संसाधन, एक मानव निर्मित संसाधन, ये दोनों क्लियर आपका हो गया। ठीक है, समझ में आ गई चीजें। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। छठा प्रश्न है, भूमि की कोई 5 विशेषताएं बताएं।
भूमि की अगर बात की, भूमि किसे कहते हैं? साधारण बोलचाल की भाषा में भूमि का अर्थ होता है पृथ्वी की ऊपरी सतह से। पर अर्थशास्त्र में भूमि शब्द के अंतर्गत प्रकृति मतलब अंतर्गत प्रकृति से प्राप्त समस्त निःशुल्क पदार्थों को सम्मिलित करते हैं, यानी कि प्रकृति ने जो निःशुल्क पदार्थ दिए हैं वो सब भूमि के अंतर्गत आ जाती हैं, जो कि भूमि की सतह के ऊपर मिलती हैं, जैसे वर्षा, वायु, वन, पहाड़, प्रकाश, नदी, तालाब, समुद्र, ये सब भूमि के ऊपर हैं। तो ये सब एक प्रकार से भूमि ही कहलाते हैं। भूमि की परिभाषा को देते हुए प्रोफेसर स्मिथ और पीटरसन महोदय कहते हैं कि प्रकृति की कोई भी भेंट जिसे हम आवश्यकताओं की संतुष्टि करते हैं या आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग हम करते हैं या प्रयोग में लाते हैं, वही प्राकृतिक साधन या भूमि कहलाते हैं। प्रोफेसर रिकार्डो, डेविड रिकार्डो बड़े अच्छे अर्थशास्त्री हैं ये। डेविड रिकार्डो ने कहा कि प्रकृति जो मतलब भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, यानी प्रकृति ने, नेचर ने हमको भूमि को निःशुल्क में एक उपहार दिया है, एक भेंट दिया है। ठीक है। प्रोफेसर रिचर्ड कहते हैं कि भूमि शब्द से अर्थशास्त्री केवल भूमि के तल को ही शामिल नहीं करते, बल्कि पानी, धूप और प्रकृति की दूसरी जो मुफ्त की देन है, यानी प्रकृति के द्वारा जो हमको फ्री में चीज़ें मिल गई हैं, वो चीज़ भूमि के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से भूमि का अर्थ प्रोफेसर मार्शल मार्शल कहते हैं, अर्थशास्त्री है प्रोफेसर मार्शल, वो कहते हैं कि भूमि का अर्थ केवल जमीन की ऊपरी सतह से नहीं लगाना चाहिए, बल्कि समस्त उन पदार्थों को भी शामिल करना चाहिए उसके साथ, जो कि शक्ति और उन पदार्थों को जो कि प्रकृति ने हमको दिए हैं फ्री में, भूमि, जल, वायु, प्रकाश, गर्मी के रूप में मनुष्य की सहायता के लिए जो निःशुल्क हवा प्रदान की है, ऐसे ही ठंडी के महीनों में आप देखते हैं आग प्रदान की है, तो ये सब निःशुल्क चीज़ें हैं। तो ये सब एक प्रकार से भूमि के अंतर्गत शामिल होती हैं। भूमि की 5 विशेषताओं की अगर बात करें, पहली विशेषता लिख लीजिएगा, भूमि की मात्रा सीमित होती है। भूमि की मात्रा का सीमित होना पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, भूमि प्राकृतिक उपहार है। तीसरी विशेषता लिख लीजिएगा, भूमि अविनाशी, इसका विनाश नहीं कर सकते आप। चौथी बात, गतिशीलता का भूमि में अभाव है। ठीक है, यानी कि जैसी भी उसकी क्वालिटी जल्दी बदलती नहीं है। इसके अलावा पांचवी विशेषता लिख लीजिएगा, भूमि के गुणों में विभिन्नता पाई जाती है। अलग अलग स्थानों पर भूमि की क्वालिटी में परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके अलावा भूमि उत्पादन का निष्क्रिय साधन है, छठी विशेषता। सातवीं विशेषता भी लिख लीजिएगा, मौलिक साधन है भूमि एक। ठीक है, यानी इससे पहले भूमि जो एक प्रकार से है, ये एक मौलिक साधन है, इसके जैसा कुछ और नहीं है। भूमि के मूल्यों में अंतर होता है। इसके अलावा भूमि उत्पत्ति का अनिवार्य साधन है। भूमि के विभिन्न प्रयोग आप कर सकते हो। तो ये सब भूमि की विशेषताओं में आप इंक्लूड करके लिख सकते हैं। एग्जामिनर आपको बढ़िया नंबर देगा, अच्छा नंबर देगा। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 7वां नंबर प्रश्न है, उद्योग किसे कहते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, उद्योग क्या है? उद्योग, बढ़िया प्रश्न है। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेगा सभी लोग। चलिए, उद्योग किसे कहते हैं? उद्योग की अगर बात की जाए तो किसी विशेष क्षेत्र में भारी मात्रा में सामान का निर्माण, उत्पादन या बृहत रूप से सेवा प्रदान करने के जो मानवीय कर्म होते हैं, उन्हीं को उद्योग कहते हैं। उद्योगों के कारण से क्या होता है, गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दामों पर आपको मिल जाते हैं, जिससे लोगों का रहन सहन का स्तर जो होता है वो बढ़ जाता है, ऊंचा उठ जाता है। जीवन में सुविधाएं आ जाती हैं, जैसे कि अगर उद्योग नहीं होता तो आप कूलर की हवा नहीं प्राप्त कर रहे होते गर्मी के महीने में, आप एसी और पंखा नहीं चला पाते, आप मोबाइल और ये लैपटॉप से आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते। ठीक है, ये सब उद्योगों के परिणाम स्वरूप ही संभव है। औद्योगिक क्रांति हुई यूरोप में, फिर अमेरिका में आप देखेंगे नए नए उद्योग धंधे शुरू हुए, मशीनें मशीनों ने काम ले लिया हाथों का, जो काम मनुष्य करता था वो काम मशीनें करने लगी। तो इस तरीके से उद्योगों का विकास हो। उद्योग वही होते हैं, उद्योग के मुख्य रूप से दो पक्ष होते हैं। पहला भारी मात्रा में उत्पादन करना है, ठीक है, और दूसरा कार्य का विभाजन करना है। तो इस तरीके से उद्योग ये होते हैं। उद्योगों की अगर बात करें तो उद्योग मुख्य रूप से आर्थिक क्रियाकलापों के हिसाब से अगर देखें तो उद्योगों को 4 भागों में बाँट सकते हैं। एक होते हैं प्राथमिक उद्योग, यानी प्राइमरी सेक्टर के, दूसरे होते हैं द्वितीयक उद्योग, सेकेंडरी सेक्टर के। प्राथमिक उद्योग या प्राथमिक क्षेत्रों में जैसे कच्चे माल के निष्कर्षण संबंधित क्रियाकलाप आते हैं, ठीक है, जैसे खनन करना हुआ, कृषि करना हुआ, ये सब हुआ, पशुपालन हो गया, ये सब प्राथमिक जो है उद्योग है। दूसरा उद्योग होता है सेकेंडरी, यानी द्वितीयक उद्योग या द्वितीयक क्षेत्र। इसकी अगर बात की तो इसमें जैसे तेल शोषक कारखाने, निर्माण से रिलेटेड जो तमाम सारे उद्योग हैं वो सब शामिल हैं। यानी अगर आप कृषि करते हो, कृषि से रिलेटेड, यानी कृषि में आपने गेहूँ बनाया, अब गेहूँ से आप कोई दूसरा चीज़ कर रहे हो, ब्रेड बना रहे हो उसको, ठीक है, और तमाम प्रकार की चीज़ों को बना रहे हो, तो ये सब आपका द्वितीयक में आ जाता है। तृतीयक उद्योग क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र में जैसे इसको बोलते हैं टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर की अगर बात की जाए तो इसमें सेवाएँ आती हैं, जैसे कानून, बैंक, स्वास्थ्य, उत्पाद से रिलेटेड तमाम प्रकार की वितरण से रिलेटेड सेवाएँ जो आप देते हैं वो सब।
चौथा जो आपका होता है वो होता है चतुर्थक क्षेत्र, यानी कि जिसको आप एक प्रकार से जो है चतुर्थक क्षेत्र बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है नवीन चीज़ें या नवीन क्षेत्र है ये। इसमें जैसे अनुसंधान आप कोई कर रहे हैं, कोई खोज कर रहे हैं, कोई डिज़ाइन का और आविष्कार कर दिए, आप कंप्यूटर प्रोग्राम बना दिया है, आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना दिया, तो ये सब एक प्रकार से आपके उद्योग होते हैं। उद्योग के कई प्रकार होते हैं, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस प्रकार से। कुछ उद्योग खेती पर आधारित होते हैं, कुछ पशुओं पर, कुछ वनों पर, कुछ तकनीकी पर, इस तरीके से उद्योग होते हैं ये। क्लियर? आगे बढ़िए। 8वां प्रश्न है, पर्यटन से पर्यावरण में क्या नुकसान होता है? पर्यटन से, पर्यटन मतलब क्या होता है? यानी जो लोग बाहर से घूमने आते हैं, जैसे कि आप पर्यावरण को देखने के लिए जाते हैं, घूमने बहुत जाते होंगे। पर्यावरण जब एक प्रकार से आप देखते हैं बड़ी-बड़ी जो पहाड़ होते हैं, वादियाँ होती हैं, ठीक है? जिसको बोलते हैं एक प्रकार से जैसे अब शूटिंग करना हुआ तो बहुत सारे लोग जंगल में जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं, एन्जॉय करने के लिए, ठीक है? तो वो एक प्रकार से पर्यटन का स्थल होता है, प्रकृति का जो सुरम्य स्थान होता है, जहाँ पर सरोवर एक बह रहा होता है, ठीक है? और उसके बाद में पेड़ होते हैं, कोयल बोल रही उधर, उधर मृग चर रहा है, ऐसे तमाम प्रकार की हरी-हरी घास है, उसी पर आप लेटे हुए हैं और गाना गा रहे हैं 90 के दशक वाले, ठीक है? लता मंगेशकर और इनके, ठीक है? इन सभी के गाना आप अगर गा रहे हैं और बढ़िया से आप एन्जॉय कर रहे हैं अपनी कोई भी चीज़ है, तो इस तरीके से ये क्या होता है, इससे पर्यावरण को नुकसान थोड़ा बहुत तो ज़रूर होता होगा, ठीक है? चूँकि मानवीय हस्तक्षेप से पर्यावरण का नुकसान होता ही है। तो इससे क्या नुकसान होता है? पहला नुकसान ये होता है पर्यटन से नुकसान कि प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास होता है। वहाँ पर मनुष्य लोग जाएँगे तो कुछ न कुछ उत्पाद ज़रूर मचाएँगे, तो प्राकृतिक जो संसाधन है उनका नुकसान होगा। दूसरी बात, जल स्रोत जो होगा उसमें कमी आएगी। तीसरी बात, स्थानीय संसाधन का ह्रास होगा। चौथी बात, पर्यावरण प्रदूषण फैलेगा। इसके अलावा वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ेगी वहाँ पर। इसके अलावा ठोस अपशिष्ट और कचरा बहुत करेंगे मनुष्य लोग जब जाएँगे। पर्यटन करने जब पर्यटन पर लोग जाते हैं, तो आप देखेंगे वहाँ पर जो चिप्स लेकर के जाएँगे खाने के लिए वहाँ पर, ठीक है, कुरकुरे खाएँगे, तो ये सब खा कर के पन्नी-वन्नी जो होगा वहीं फेंक देंगे जाकर के। हिमालय पर घूमने जाएँगे, तो वहाँ पर पन्नी-वन्नी बहुत सारे जो कचरा होता है, मलबा होता है, वहीं फेंक देंगे। जैसे जो पहाड़ पर यात्रा करने आते हैं, तो भाई जो खाएँगे वो वहाँ पर डस्टबिन थोड़ी लगी होती है। अब तो भाई व्यवस्था बढ़ गई है, नहीं तो वहीं पर सब फेंक देते। तो इससे क्या होता है कि पर्यावरण को नुकसान होता है उससे, ठीक है? ठोस अपशिष्ट मतलब कि जैसे कूड़ा-कबाड़ जो होता है और प्लास्टिक का कूड़ा-कबाड़ या अन्य चीज़ों का कूड़ा-कबाड़ जो कि एक प्रकार से खत्म नष्ट नहीं होता। इसके अलावा मल जल की समस्या, मल जल का मतलब क्या होता है, जैसे लेटरिन बाथरूम तमाम सारे बना दिए गए हैं वहाँ पर। वो मलबा जो है एक प्रकार से नदियों में छोड़ दिया जाता है, जो घरों का, नालियों का मलबा होता है, लेटरिन वगैरह का जो मलबा, वो सब छोड़ देते हैं उसी नदियों में, सरोवर में या जंगलों में। ऐसे आप देखेंगे तो ये सब, इससे क्या होता है, पर्यावरण को नुकसान होता है। तो पर्यटन से ये सारे के सारे नुकसान आपको देखने को मिलते हैं। 9वां प्रश्न, नक्सलवाद। नक्सलवाद क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारत में नक्सलवाद की समस्या जो है, ये एक प्रकार से बड़ी पुरानी है। भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत वैसे तो अभी जल्दी में हुई है 1969 से, ठीक है? 1967 से। 1967 में पश्चिम बंगाल में एक गाँव था दार्जिलिंग जिले में, दार्जिलिंग एक जिला है पश्चिम बंगाल में, वहीं पर एक गाँव था नक्सलबाड़ी। नक्सलबाड़ी गाँव में एक प्रकार से सबसे पहले शुरुआत हुई। नक्सलबाड़ी गाँव के नाम पर ही उग्रपंथी आंदोलन को नक्सलवाद कहा गया। जमींदारों द्वारा छोटे किसानों पर किए जा रहे उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ नेता सामने आए। इन नेताओं में चारू मजूमदार का नाम था, कानू सान्याल थे, इसके अलावा कन्हई चटर्जी, इन सभी के नाम प्रमुख हैं। ये सब कम्युनिस्ट नेता हैं और कम्युनिस्टों के द्वारा गुर्रिल्ला युद्ध के जरिए राज्य को अस्थिर करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया गया। और नक्सलवाद इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने राज्य के विरोध में, सरकार के विरोध में क्या किया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया। नक्सलवाद का मतलब क्या, नक्सलवाद कोई बाहरी एक प्रकार से चीज़ें नहीं है, लेकिन हुई तो भारत से शुरुआत, लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे चाइना में माओ का नाम आप लोगों ने सुना, माओवादी और इन सभी का प्रभाव पड़ा और इन सभी के कारण से लोग एक प्रकार स्वतंत्रता और समानता के नाम पर इतने ज़्यादा आगे बढ़ गए कि वो भारतीय कानून और इन सभी का ध्यान न रख करके उसका विरोध करने लगे। और जब एक प्रकार से उन पर कार्रवाई होने लगी तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक प्रकार से छुप छुप करके वार करते हैं, ठीक है, लाल सलाम बोल करके ये सब चीज़ें किया करते हैं। तो ये नक्सलवाद, नक्सलवाद को अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, नक्सलवादियों के, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो सही लगेगा, भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये सही लगेगा। नक्सलवादी एक प्रकार से कहीं न कहीं पे जब हिंसात्मक कार्य करते हैं तो गलत है, लेकिन नक्सलवादियों के साथ कहीं न कहीं पे आप देखेंगे कि कुछ अत्याचार होता तभी वो एक प्रकार से चीज़ें करते शुरुआत में। लेकिन अब इसका फ़ायदा जो वास्तविक नक्सली हैं, जैसे वास्तविक जो भारतीय हैं वो नहीं करते हैं। अब जो बाहरी देश है, चाइना हो गया और बांग्लादेश हैं, जैसे और तमाम प्रकार के जो देश हैं, चाइना वैसे ज़्यादा उकसाता है। तो ये सब देश क्या करते हैं,
तमाम प्रकार की बाहरी गतिविधियां करवा देते हैं, यानी कि उन्हीं नक्सलियों की भीड़ में अपना हित साध लेते हैं और इससे नक्सलियों को एक प्रकार से उसको भुगतना पड़ता है जो है। तो इस तरीके से चीज़ें होती, फंडिंग बाहर से देने लगते हैं। तो ये नक्सलवाद होता है। समझ में आ गई चीज़ें। नक्सलवादियों का कहना है कि वे उन आदिवासियों और गरीबों के लिए लड़ रहे हैं जिनकी सरकार ने दशकों से अनदेखी करी है। जमीन के अधिकार और संसाधनों के वितरण के संघर्ष में स्थानीय सरकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। माओवाद प्रभावित अधिकतर इलाके मतलब कि आदिवासी बहुत सारे हैं। आप देखेंगे नक्सलवादियों में क्या होता है कि जैसे अगर उनके एरिया में आप डेवलपमेंट करने के लिए जाएंगे तमाम प्रकार के, तो फिर उससे दिक्कत होती है उनको कभी कभी कि उनका ज़मीन छका लेते हैं, उनको एक प्रकार से वहाँ से भगा दिया, ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें होती, तो उनको अच्छा नहीं लगता वो। वैसे प्रथम चरण नक्सलवाद का जो शुरू हुआ है 1967 से शुरू हुआ, 1980 तक माना जाता है। ये गतिविधियों का नक्सलवादी प्रथम चरण रहा। इसका प्रथम चरण मार्क्सवादी, लेनिनवादी और माओवाद पर आधारित था, यानी वैचारिक और आदर्शवादी आंदोलन चरण कहा जा सकता है प्रथम चरण। नक्सलवाद का द्वितीय चरण भी रहा 1980 से लेकर के 2004 तक, और इस समय जमीनी अनुभव, जरूरत और आवश्यकता के आधार पर चलने वाला क्षेत्रीय नक्सली गतिविधियों का दौर था ये। इस चरण में नक्सलवाद का व्यवहारिक विकास हुआ। फिर नक्सलवाद का था तृतीय चरण, जो कि 2004 से लेकर के वर्तमान में एक प्रकार से चल रहा है। और इस चरण में नक्सलियों का राष्ट्रीय स्वरूप उभरा और विदेशी संपर्क बढ़े हैं, जिससे अब नक्सलवाद राष्ट्र की सबसे बड़ी आंतरिक चुनौती बनकर के उभरा है। यानी जब इनसे पहले तो ये मान लेते हैं ये क्षेत्रीय स्तर पर था, आपस में गांव के लोग ही विरोध करते थे, जनजातीय लोग विरोधी करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, उसका विरोध जो है कुछ जो ये समानता स्वतंत्रता के नाम पर जो ये लेनिनवादी और मार्क्सवादी विचारधारा के लोग हैं, कम्युनिस्ट लोग जो हैं, ये चंद कुछ लोग, ये लोग एक प्रकार से उकसाते हैं और इन्हीं के उकसाने से एक प्रकार समानता और स्वतंत्रता के नाम पर अपने भारतीय संस्कृति का हनन करते हैं। भारतीय चीज़ों, भारतीय नियम एंड कानून को एकदम से फॉलो ही नहीं करते हैं। ये तमाम प्रकार की चीज़ें, ये सब नक्सलवाद में आता है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 10वां प्रश्न है भाषाई विविधता। भाषाई विविधता क्या है? भारत में चूंकि एक भाषा तो है नहीं, भारत एक बहुभाषी देश है। आप लिखेंगे भारत एक बहुभाषी देश है। भारत में जनसंख्या, प्रजाति, धर्म, संस्कृति सभी में आप देखेंगे विभिन्नता पाई जाती है। भाषाओं में बहुत ज़्यादा विभिन्नता आपको मिलेगी, क्योंकि भाषाई सर्वेक्षणों से यह पता चला कि लगभग भारत में 179 भाषाएं और 544 बोलियां प्रचलित हैं। भारतीय भाषा और बोलियों के अध्ययन जॉर्ज ग्रियर्सन का जो नाम है वो उल्लेखनीय माना जाता है। हिंदी के इतिहासकार भी रहे हैं, हिंदी के इतिहास को भी लिखा है। कुछ विद्वानों का मत है कि भारत में 1650 भाषाएं बोली जाती हैं और भाषा और बोलियां मिलाकर के 1650 हैं। प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र या उपक्षेत्र की अपनी एक भाषा या बोली है। श्रीमती इरावती करबे जो हैं, बड़ी अच्छी समाजशास्त्री हैं, इन्होंने कहा कि यदि हम भारतीय संस्कृति को समझना चाहते हैं तो हमें जाति एवं परिवार के साथ साथ यहाँ के भाषाई क्षेत्र का भी अध्ययन करना होगा, और भाषा को मतलब भाषा के साथ संस्कृति और धर्म भी जुड़े हुए रहते हैं। तो ये भारत में भाषाई विविधता है। भाषा आप देखेंगे भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है, जो कि इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक प्रमुख भाषा है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लगभग 33 से 34 करोड़ लोग जो है हिंदी बोलते हैं। लगभग जनसंख्या का लगभग 40% लोग हिंदी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और भी तमाम प्रांतों में हिंदी बोली जाती है। बंगला इसके बाद में बोली जाती है। बंगला लगभग 6 या 7 करोड़ लोग बंगला बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा तेलुगु, मराठी, तमिल, उर्दू, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, मलयालम, ये सब एक प्रकार से बोलियां हैं जो भारत में बोली जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न केवल 4 या 5 प्रश्न आपको करने हैं खंडवा से। 150 या 200 शब्दों में आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपको बता दूं कि जो है जब पेपर आपका 2 घंटे का होगा तो उसमें 150 शब्दों में लिखना होगा, 4 प्रश्न करने होंगे। पेपर 3 घंटे का होगा तो 5 प्रश्न आएगा, 200 शब्दों में लिखना होगा। ध्यान रखिएगा। चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय का पेपर भी लिखित होगा। ठीक है, इसके अलावा राम मनोहर लोहिया का पेपर लिखित होगा। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का पेपर लिखित होगा। ऐसे ही और जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय का लिखित होगा। ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय और हैं जिनका पेपर लिखित होगा। बीयू झांसी का हो सकता है लिखित हो या ऑब्जेक्टिव हो। ऐसे ही आप देखेंगे अलग अलग विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं जो हैं वो लिखित होंगी। आप देखेंगे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव होगा, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का ऑब्जेक्टिव होगा। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का तो ऑब्जेक्टिव होगा ही। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव भी होता है। ऐसे ही आप देखेंगे कानपुर विश्वविद्यालय का ऑब्जेक्टिव होगा। राजा महेंद्र प्रताप का ऑब्जेक्टिव होगा। 6 तारीख से परीक्षाएं प्रारंभ है, ध्यान रखिएगा। चलें, पहला प्रश्न तो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ, लिखित भी चल रहा है। अगला क्वेश्चन है जनजातियों की प्रमुख समस्याओं को बताएं। जनजातियों की प्रमुख समस्याएं क्या है? भारत की जो जनजातियां हैं उनकी प्रमुख समस्याएं बताएं। तो जनजातियों की अगर बात की जाए तो भारतीय जनजातियों की कई सारी समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्याओं में सांस्कृतिक समस्याएं कुछ हैं। सांस्कृतिक समस्याओं में आप देखेंगे
पहली समस्या भाषा संबंधी समस्या। चूँकि भारतीय जनजातियाँ बाहरी संस्कृतियों के भाषावाद की समस्या अब उत्पन्न हो गई है। अब जनजातियों के लोग अपनी भी मतलब अपनी बोली भी बोलने लगे हैं, मतलब कि अपनी भाषा बोलने लगे हैं, अपनी राष्ट्रभाषा भी। कुछ लोग अपनी भाषा के प्रति उदासीन हो गए हैं और मतलब कि उनकी आदतों का पतन होता जा रहा है। यानी अपनी संस्कृति को लोग छोड़ रहे हैं, यानी उनकी भाषा जो है वो अब नष्ट हो रही है। दूसरा हानि है उनको संस्कृति का कि जनजाति के लोगों में सांस्कृतिक विभेद, तनाव और दूरी की समस्या इस समय लगातार बढ़ रही है। तीसरी बात, युवा गृहों का नष्ट होना, जनजातियों की अपनी संस्थाएं और युवा एक प्रकार से अगर बात करें, यानी कि जो जनजाति लोग अभी तक नियम कायदे बना रखे थे, अब डिजिटलीकरण और भौतिकवादी समाज में सभी लोग इस चकाचौंध भरी दुनिया में सभी लोग एक प्रकार से शहरों की तरफ भागते हैं और ऐसे में जब बाहरी दुनिया देख लेते हैं उसके बाद में फिर वो गाँव नहीं जाना चाहते, यानी कि अब वो भी खत्म। तो ये भी मतलब की समस्या है। इसके अलावा चौथी समस्या है जनजाति ललित कलाओं का ह्रास हो रहा है, यानी कि जो आप एक प्रकार से जनजातियों में जो कलाएँ थी, जो जनजातियों की कलाएँ थी, कला थी, उन वो कलाएँ भी नष्ट हो रही हैं। तो ये सांस्कृतिक एक प्रकार से समस्या। दूसरी समस्या है धार्मिक समस्या। धार्मिक समस्याओं की अगर बात की है तो जनजातियों के लोगों पर ईसाई धर्म और हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। राजस्थान के भील लोगों ने हिंदू धर्म के प्रभाव के कारण से एक आंदोलन चलाया, जिसका नाम था भगत आंदोलन। भगत आंदोलन ने क्या किया कि भीलों को भगत तथा अभगत 2 वर्गों में विभाजित कर दिया और इसी प्रकार बिहार और असम की जनजातियां ईसाई धर्म से प्रभावित हो गईं, जिसके परिणाम स्वरूप एक ही समूह में नहीं बल्कि मतलब आप देखेंगे एक ही परिवार में आप देखें धार्मिक भेदभाव दिखाई पड़ने लगा है जनजातियों में। पहले एक पूरा का पूरा जनजातीय समूह एक ही चीज़ को मानते थे, अब क्या हो गया, सब बँट गए हैं। ईसाई धर्म के जो कुछ एक प्रकार से मिशनरियाँ हैं और ऐसे तमाम प्रकार की मुस्लिम मिशनरियाँ मतलब ऐसे तमाम प्रकार के जो लोग हैं जनजातियों को हिंदू ऐसे हर एक धर्म के लोग जो हैं, जो जनजाति लोग हैं उन पर अपने धर्म का एक प्रकार से अपने धर्म में उनको मिलाने के लिए एक प्रकार से तमाम प्रकार के संस्थाएँ काम कर रही हैं, जो कि उनको तो ऐसे में उनकी समस्या बढ़ती जा रही है। तो ये सब धार्मिक समस्याएँ हैं। तीसरी सामाजिक समस्या। सामाजिक समस्याओं की अगर बात की जैसे कि कन्या मूल्य, हिंदुओं के प्रभाव में आने के कारण से जनजातियों में कन्या मूल्य रुपए के रूप में माँगा जाता है वहाँ पर। इसके अलावा बाल विवाह भी आप देखेंगे वहाँ पर, ठीक है। वैवाहिक नैतिकता का पतन हो रहा है, वेश्यावृत्ति और गुप्त रोग बढ़ रहे हैं। तो ऐसे तमाम प्रकार की समस्याएँ वहाँ पर सामाजिक समस्याएँ हैं। चौथी समस्या है आर्थिक समस्या जनजातियों में। आर्थिक समस्याओं की क्या है कि स्थानांतरणशील खेती करने की समस्या। चूँकि ये जनजाति के लोग जो है ये काटो और जलाओ कृषि यानी स्थानांतरणशील कृषि करते थे। पहले जंगल को काटते थे, उसको जलाते थे, फिर करते थे, तो इससे पर्यावरण को हानि होती है। ठीक है? तो इनको लाभ कम मिलता है इससे और इसको हानि ज़्यादा होती है। भूमि व्यवस्था संबंधित समस्या है, वनों से संबंधित समस्याएँ तमाम सारी है, तमाम प्रकार की चीज़ें, ठीक है? अब ये सब सरकारी नियंत्रण में वन वगैरह आ गए, जंगल-वंगल, ठीक है? तो इससे क्या होता है ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा से जाते हैं, ऋणग्रस्तता की समस्या, औद्योगिक श्रमिक समस्याएँ, ऐसे तमाम प्रकार की समस्या खान-पान को लेकर के, वस्त्र को लेकर के, रोग और चिकित्सा का अभाव है इनमें, शिक्षा से संबंधित तमाम प्रकार की समस्याएँ हैं। तो ये सब समस्याएँ जनजातियों की प्रमुख समस्याएँ हैं, आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न आप देखेंगे। भारत में अल्पसंख्यक का निर्धारण की विवेचना करें। भारत में अल्पसंख्यकों का निर्धारण कैसे किया जाए? बताएँ, बढ़िया प्रश्न है। भारत में अल्पसंख्यकों की अगर बात की जाए, तो अल्पसंख्यक मतलब होता है ऐसे समुदाय जो कि कम संख्या में हों, ठीक है? तो अल्पसंख्यक का मतलब कि जो कम संख्या में हों। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि राज्य सरकारें अब हिंदुओं सहित किसी भी धार्मिक या भाषाई समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकती है। पहले क्या था कि हिंदू बहुसंख्यक माना जाता था भारत में, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं और मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर सिख अल्पसंख्यक हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सिख बहुसंख्यक हैं। जैसे पंजाब में सिख बहुसंख्यक हैं, लेकिन आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक हैं। आप देखें जम्मू कश्मीर वगैरह में मुसलमान बहुसंख्यक हैं, हिंदू अल्पसंख्यक हैं, सिख अल्पसंख्यक हैं, ईसाई अल्पसंख्यक हैं वहाँ पर। यानी अब जो है अल्पसंख्यक केवल पूरे संपूर्ण देश को ध्यान में रख करके नहीं, विशेष परिस्थिति और क्षेत्र विशेष पर भी फोकस किया जाएगा। दूसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका के संबंध में केंद्र सरकार से जवाब मांगा था कि जिसमें राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के दिशा निर्देश देने की मांग की गई थी। उसके बाद में अल्पसंख्यक शब्द संविधान के कुछ अनुच्छेदों में दिखाई देता है, लेकिन इसे कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है। इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया कि भारत के 6 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वे कथित तौर पर अल्पसंख्यकों के लिए बनाई गई योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम नहीं थे। ऐसे तमाम प्रकार की नीतियां बनी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप में 2.5%, मिजोरम में 2.75%, नागालैंड में लगभग 8.5% यानी
5%, मेघालय में लगभग 11.5%, जम्मू कश्मीर में 28%, अरुणाचल प्रदेश में 29%, मणिपुर में लगभग 31.39%, पंजाब में लगभग 38.4%। इसमें हिंदू आबादी जो है अल्पसंख्यक हैं और वो अल्पसंख्यक बन गए, यानी कि यहाँ सब जगह नागालैंड, मेघालय, लक्षद्वीप, मिजोरम, जम्मू कश्मीर, पंजाब, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ सब हिंदू अल्पसंख्यक हैं, ठीक है। लेकिन हिंदुओं को अल्पसंख्यक का एक प्रकार से जो फायदा होता है वो नहीं मिलता है। इन राज्यों में आप देखेंगे TMA पाई फाउंडेशन वाद यानी 2002 में जो आया था, और बाल पाटिल वाद जो 2005 में आया था, इसके फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुसार अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए, ऐसी बात कही गई, ठीक है। तो ये एक प्रकार से कई निर्धारण करने की विवेचना मैंने आपको बता दी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि के चरणों की विवेचना कीजिए। जनसंख्या चरणों मतलब जनसंख्या वृद्धि के चरणों की विवेचना कीजिए। जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। जनसंख्या वृद्धि के चरणों की विवेचना करें। देखिए, जनसंख्या वृद्धि की अगर बात की है तो विश्व की जनसंख्या की वृद्धि के इतिहास पर दृष्टिपात करें तो जनसंख्या विकास की अनेक अवस्थाएं देखने को मिलती है। वैसे भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या का पहला देश है, सबसे बड़ा देश है। और 5 अवस्थाओं में आप बांट सकते हैं, 5 चरण में बांट सकते हैं जनसंख्या वृद्धि को। पहला है उच्च अचल अवस्था, दूसरा है शीघ्र वृद्धि वाली अवस्था, तीसरा होता है विलंबन से वृद्धि वाली अवस्था, चौथा है आपका निम्न अचल अवस्था, और आपका पांचवा है ह्रास होती हुई अवस्था। इसमें जो पहला अवस्था आपकी है, पहली अवस्था जो है जिसको उच्च अचल अवस्था कहते हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत वे देश आते हैं जिनकी मृत्यु दर और जन्म दर दोनों ही ऊंची होती है। यानी ज़्यादा लोग पैदा भी होते हैं, ज़्यादा लोग मरते भी हैं। जन्म दर प्रति 1000 पीछे लगभग 40 से 50 और मृत्यु दर भी लगभग इतनी होती है। और दोनों दरों के समान होने के कारण से जनसंख्या की वृद्धि बराबर मतलब कि नहीं के बराबर लगभग होती है, यानी वृद्धि नहीं होती है। मतलब जनसंख्या यहाँ पर समान मात्रा में रही, जैसे अफ्रीका महाद्वीप में आप देखें नाइजीरिया, सूडान, इथोपिया, तंजानिया, और इसके अलावा घाना, कीनिया, एशिया में आप देखेंगे अरब, फारस, तिब्बत, मचूको, ठीक है। ऐसे दक्षिण अमेरिका के कुछ देश हैं जहाँ पर ना तो जनसंख्या घटती है ना बढ़ती है, यानी वो सेम ही रहती है, क्योंकि वहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर जो है समान है। तो होती है वो उच्च अचल अवस्था, ठीक है। दूसरी होती है शीघ्र वृद्धि वाली अवस्था, दूसरा देश। इस श्रेणी के अंतर्गत वे देश सम्मिलित किए जाते हैं जिनकी जन्म दर अधिक होती है, किंतु स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के बढ़ जाने के कारण से मृत्यु दर 40 और 25 प्रति 1000 हो जाती है, अतः जनसंख्या में वृद्धि अधिक हो जाती है। और इसी श्रेणी के देशों में कृषि साधन जो होते हैं ज़्यादा होते हैं। आपको बता दूं कि ऐसे देशों में अपना भारत देश, बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इंडोचीन और फिलीपाइंस और वियतनाम, कंपूचिया, कोरिया, मिस्र, तुर्की, इजराइल, ईरान, लीबिया, ये सब आते हैं शीघ्र वृद्धि वाली अवस्था में। तीसरे देश की जो अवस्था है, तीसरा चरण होता है विलंब से वृद्धि वाली अवस्था। इस प्रकार की अवस्था की मुख्य विशेषता होती है कि जन्म और मृत्यु दर में कमी हो जाती है, जन्म दर भी कमी और मृत्यु दर में भी कमी, ठीक है। इस कारण से क्या इसमें कौन से देश आते हैं, जैसे अर्जेंटीना, सोवियत रूस, जापान, पोलैंड, बुल्गारिया, रोमानिया, यूगोस्लाविया, इटली, स्पेन, चिली, यूरुग्वे, ये सब देश, ठीक है। चौथा व्यवस्था होती है वो होती है निचल मतलब निम्न अचल अवस्था। निम्न अचल अवस्था के क्षेत्रों में जन्म और मृत्यु दर दोनों कम होती है, तो जनसंख्या स्थिर लगभग होती है, और इस प्रकार के देशों में भविष्य में जनसंख्या घटने का डर हो जाता है, ठीक है। जैसे कि बेल्जियम हो गया, डेनमार्क है, जर्मनी है, स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, ब्रिटेन है, नॉर्वे है, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ सब निम्न अचल अवस्था है। पांचवी जो अवस्था है वो होती है ह्रास होती हुई अवस्था। इस श्रेणी में वे क्षेत्र आते हैं जिनमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हो जाती है और जन्म दर बहुत कम है। इस कारण से क्या होता है, जैसे अब मतलब कि जनसंख्या समस्याओं में जाति आत्महत्या की है, और इसमें आप देखेंगे जैसे तस्मानिया, उष्ण ओसामिया और फ्रांस वगैरह में आप देखेंगे यहाँ पर चीज़ें हैं। तो उपरोक्त 5 अवस्थाओं में से होती हुई किसी देश की जनसंख्या अपने संतुलन अवस्था को प्राप्त होती है। तो इस तरीके से मैंने जनसंख्या वृद्धि के चरणों को बता दिया। विश्व स्तर पर ये 5 चरण होते हैं। चौथा क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न बहुत ही जबरदस्त है। प्रश्न क्या है भैया, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आपका है प्रवासन की परिभाषा देते हुए प्रवास की विशेषता बताएं। प्रवासन और प्रवास का मतलब दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब प्रवासन जो होता है उसकी अगर बात की जाए तो प्रवास का आशय एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर बसने से है।
मानव जीवन के प्रारंभ से ही प्रवास करता रहा है। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, खाद्यान्न संकलन के लिए, शिकार करने के लिए, पानी की तलाश में आदि मानव घुमंतु जीवन व्यतीत करता था। तो वो एक प्रकार से कहीं न कहीं पे मतलब स्थानांतरित होता रहता। तो प्रवासन वही है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। प्रवासन या प्रवास का मतलब एक ही है। प्रवास का तात्पर्य एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई के बीच होने वाली स्थानीय गतिशीलता से होता है। इसके अंतर्गत जन्म स्थान से संबंधित आवास किसी दूसरे स्थान में चला जाता है। यानी आप किसी स्थान पर रह रहे थे, किसी भौगोलिक ढांचे के अंतर्गत अभी तक रह रहे थे, अब आप दूसरे स्थान पर जाकर के रह रहे हैं, तो ये होता है प्रवास, ठीक है? प्रवास की परिभाषा को देते हुए डेविड हीर कहते हैं कि अपने स्वाभाविक निवास से अलग होना ही प्रवासन है। बर्गेल कहते हैं कि प्रवासन मानव जनसंख्या में स्थानांतरण के लिए प्रयुक्त नाम है। यानी जब मनुष्य जो है एक प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के निवास करते हैं, तो उसी को प्रवासन कहते हैं। प्रवास की विशेषता क्या है? पहली विशेषता है कि प्रवास प्राथमिक रूप से किसी समुदाय की जननांकिकीय विशेषताओं में होने वाली परिवर्तन की प्रक्रिया है। दूसरी विशेषता, इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने जन्मस्थान के आवास को बदल करके किसी दूसरे स्थान में नए आवास की स्थापना करता है। तीसरी बात, प्रवासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्थान परिवर्तन के कारण व्यक्ति के सामाजिक परिवेश में परिवर्तन हो जाता है। इसके अलावा चौथी विशेषता, प्रवास एक सामाजिक प्रक्रिया है क्योंकि इसके कारण व्यक्ति को नए स्थान की परिस्थिति संबंधी विशेषताओं के अनुसार भिन्न प्रकार की सामाजिक अंतरक्रियाएं करके वहाँ संयोजन करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है, ठीक है? इसके अलावा पांचवी विशेषता आप लिख लीजिएगा, अपने निवास स्थान को बदले बिना व्यवसाय अथवा मनोरंजन के लिए कुछ समय के लिए घर से बाहर रहने की दशा को भी प्रवास आप कह तो सकते हैं, लेकिन वो ये वाला प्रवास नहीं माना जाएगा। कुछ मतलब अगर आप अपने रहते हैं, आप मान लेते हैं किसी दूसरे शहर में और काम दूसरे शहर में करते हैं, तो आप डेली जाते हो फिर लौट आते हो, तो ये प्रवास नहीं कहा जाएगा। जब आप अपने घर को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाकर के घर बना लेंगे, वहाँ पर रहने लगेंगे, वहाँ की संस्कृति को अपना लेंगे और वैसे रहेंगे, तो वो प्रवास कहलाता है। प्रवास को कोई एक रूप नहीं होता है। प्रवास जो होता है विभिन्न आधारों पर प्रवास को अनेक भागों में आप बांट सकते हैं, ठीक है? एक होता है मौसमी प्रवास की मौसम के कारण से लोग भाग जाते हैं। एक आकस्मिक प्रवास, कोई घटना हो गई तो वो चले जाते हैं। एक अस्थायी प्रवास होता है हमेशा के लिए। तो इस तरीके से ये प्रवास के बारे में मैंने आपको बताया, प्रवासन के बारे में समझाया। आगे बढ़िए। पांचवा क्वेश्चन से भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं? भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं? इसके उद्देश्य एवं आवश्यकता को बताइए। भूमि सुधार क्या होता है? भूमि सुधार की अगर बात करें तो भारत में भूमि सुधार को लेकर के आंदोलन भी चलाए गए। भूमि सुधार एक विस्तृत धारणा है, एक कॉन्सेप्ट है जिसमें सामाजिक न्याय की दृष्टि से जोतों के स्वामित्व का पुनर्वितरण तथा भूमि के इष्टतम प्रयोग की दृष्टि से खेती किए जाने वाले जोतों का पुनर्गठन किया जाता है, सम्मिलित है इसमें। नोबेल पुरस्कार प्राप्त एक महान अर्थशास्त्री है, उनका नाम है प्रोफेसर गुन्नार मिर्डल। गुन्नार मिर्डल कहते हैं कि भूमि सुधार व्यक्ति और भूमि के संबंधों में नियोजन तथा संस्थागत पुनर्गठन होता है। मतलब पहले क्या था कि भूमि पर एकाधिकार था, जो राजा लोग होते थे वो एक प्रकार से भूमि पर उनका कब्जा होता था। प्रजा लोग क्या करती थी, भूमि पर एक प्रकार से काम करती थी और उसके बाद में जो टैक्स होता था, जो कर होता था, वो राजा को देती थी। तो एक प्रकार से जमींदारों का, फिर उसके बाद में कुछ जमींदार होते थे राजा के, वो टैक्स वसूलते थे और जाकर के देते थे। जमींदारों के अंडर में सारी खेती होती थी। अब क्या हो गया है कि उन्हीं जमींदार, जब अंग्रेज लोग आए यहाँ पर, अंग्रेज लोग जब यहाँ से गए तो जमींदार लोग जो थे चाटुकारिता करते करते खेत वगैरह पा गए थे यहाँ पर। तो किसी के पास 200 बीघा खेत हो जाए, किसी के पास एको बिस्सा नहीं मिर्चों बोवे का। तो इस कारण से क्या हुआ कि भूमि सुधार को लेकर के तमाम प्रकार के आंदोलन चलाए गए, ताकि क्या हो कि जैसे भाई तुम्हारे पास अगर 250 बीघा खेत है और ये आपको केवल अंग्रेज सरकार ने दे करके चला गया, तो उसको लेकर के आंदोलन चलाया गया। अब जिसका पहले से अधिकार था भूमि पर, वही अधिकारी हो गया, उसका मालिक हो गया, ठीक है? तो उसी मालिकाना हक को खत्म करने के लिए, ताकि भूमि का बराबर बराबर बंटवारा, या जिसको उचित मतलब जिसको चाहिए, जिसके पास बहुत ज़्यादा है जमींदारों के पास, उनसे ले करके, और जो छोटे जोत का किसानों है उनको थोड़ा सा दिया जाए। यही भूमि सुधार था, ठीक है? तो भूमि सुधार का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य और आवश्यकता ये कि उद्देश्य था इसका, पहला उद्देश्य ये कि कृषि क्षेत्र में विद्यमान संस्थागत विसंगतियों को दूर करना, इससे तर्क संगत और आधुनिक बनाना कृषि को, जैसे जोत का आकार, भूमि उत्तराधिकार, काश्तकार की सुरक्षा, आधुनिक संस्थागत सहायता और आधुनिकीकरण आदि पर ध्यान दिया जाना था, ये उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य,
आर्थिक असमानता को समाप्त करना था, जिससे सामाजिक समानता को प्राप्त करके लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। तीसरी विशेषता मतलब तीसरा उद्देश्य इसका ये था भूमि भूमि सुधार का, कृषि उत्पादन में वृद्धि का आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। इसके अलावा गरीबी उन्मूलन और लोगों में सामान्य मान्यताएं प्राप्त करवाना। तो ये तमाम प्रकार के उद्देश्यों को ध्यान में रख करके भूमि सुधार किया गया। आवश्यकता की अगर बात करें तो कई आवश्यकता है, क्योंकि स्वतंत्रता के समय देश में कृषि पदार्थों की भारी कमी थी। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि सुधार कार्यक्रम बहुत जरूरी थे, पहली आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि सामाजिक न्याय और समानता के विकास हेतु सुधार कार्यक्रम के द्वारा एकत्रित भूमि को भूमिहीनों में बांट दिया गया, तो ये भी करना जरूरी था। तीसरी बात, औद्योगिक क्षेत्र में अनेक उद्योग के लिए कच्चा माल भूमि से ही प्राप्त होता था, इसलिए इसको किया गया। तो इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बताई। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, उद्देश्य भी बताइए। हरित क्रांति किसे कहते हैं? हरित क्रांति मतलब कि जिसमें गेहूं और चावल के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग जो है इन्होंने शुरू की थी। विश्व के एक प्रकार से विद्वान है ये, और विश्व में हरित क्रांति का जनक इनको कहा जाता है। 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों का एक प्रकार से उन्होंने विकास किया, और उनके कार्य के लिए उनको नोबल शांति पुरस्कार भी दिया गया। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व मुख्य रूप से सबसे पहले जो विद्वान है उन्होंने किया था, उनका नाम था एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को भारतीय हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 1967-68 तथा 1977-78 की अवधि में हरित क्रांति भारत में एक प्रकार से लाई गई। सबसे पहले 1967 और 68 में लाई गई, उसके बाद में फिर 1977 और 78 में लाई गई। इससे क्या हुआ कि देश में गेहूं और चावल की उपज को मतलब कि बढ़ावा मिला। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। हरित क्रांति का उद्देश्य ये रहा कि पहला उद्देश्य आप लिखेंगे, कम समय के लिए या कम अवधि के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में भूखमरी की समस्या को दूर करने के लिए हरित क्रांति की शुरुआत की गई। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया ताकि जो है कम खेत में ज़्यादा फसल उत्पादन हो। दूसरी बात, दीर्घ अवधि के लिए ग्रामीण विकास करना, औद्योगिक विकास पर आधारित समग्र कृषि का आधुनिकीकरण करना, बुनियादी बुनियादी ढांचे का विकास करना, कच्चे माल की आपूर्ति में एक प्रकार से आपूर्ति शुद्धि में शामिल थे। तो इस तरीके से तीसरा ये उद्देश्य था कि कृषि और औद्योगिक क्षेत्र दोनों के श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना। इसके अलावा स्वस्थ पौधों का उत्पादन करना जो अनुकूल और विषम जलवायु और रोगों का सामना करने में सक्षम हो। ठीक है, इसके लिए तमाम प्रकार के इस ट्रैक्टर वैक्टर का विकास उसी समय हुआ। आप देख तमाम प्रकार के जोत वाले यंत्रों का विकास हुआ। आप पंजाब में देखेंगे, पंजाब में ज़्यादा कृषि होती है, पंजाब में इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा गैर औद्योगिक राष्ट्रों में प्रौद्योगिकी का प्रसार करना और प्रमुख कृषि क्षेत्रों में नियमों की स्थापना को प्रोत्साहन देना, ये तमाम प्रकार के उद्देश्य थे इसके। सातवां क्वेश्चन आप देखेंगे, ग्रामीण बस्तियों से आप क्या समझते हैं, विशेषताएं बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ग्रामीण बस्तियों से आप क्या समझते हैं, ग्रामीण बस्तियों से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं बताएं ग्रामीण बस्तियों की। देखिए, ग्रामीण बस्ती एक ऐसा स्थान होता है जहां मानव समुदाय प्रारंभिक गतिविधियों जैसे कि कृषि करना, ऐसे कास्ट का कोई काम करना, और लकड़ी काटना, कास्ट कर्तन जिसको कहते हैं, खनन करना, खुदाई करना, ठीक है, खनिज को निकालना, ये सब शामिल होते हैं। जबकि अगर नगरी या शहरी बस्ती की अगर बात करें तो शहरी लोग जो होते हैं वो द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों में शामिल होते हैं, जैसे कि उद्योग, व्यापार करना, सेवाओं में शामिल होना, ये सब शहरों में के लोग करते हैं, व्यापार वगैरह करते हैं, कंपनी खोल ले रहते हैं, शहरों में सारी चीज़ें होती हैं। गाँव में कृषि और पशुपालन, खनन और लकड़ी काटना, ये यही सब होता है। ठीक है, तो ये ग्रामीण बस्तियाँ होती हैं। ग्रामीण बस्तियों की अगर बात की जाए, पहली विशेषता इसकी लिखेंगे, ग्रामीण बस्ती में मुख्यतः कृषि और पशुपालन, यही दो एक प्रकार से इसी दोनों पर लोग डिपेंड रहते हैं। दूसरी बात, ग्रामीण बस्तियों का आकार बहुत छोटा होता है। तीसरी बात, ग्रामीण बस्तियों में आधुनिक सुविधाओं का पूर्ण अभाव होता है। चौथी बात, ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम होता है, जनसंख्या दूर दूर पर बसी होती है, खेत पात खूब लंबे लंबे होते हैं। इसके अलावा ग्रामीण बस्तियों में क्या होता है, मकान बिखरे हुए होते हैं। और नगरीय बस्तियों की अगर बात की तो नगरीय बस्तियों में आप देखेंगे लोगों का व्यवसाय, निर्माण उद्योग, व्यापार, प्रशासन, ये सब होता है। और नगरीय बस्ती का आकार बड़ा होता है, वहाँ पर परिवहन, चिकित्सा, शिक्षा के तमाम सुख सुविधाएं मिलती हैं, जनसंख्या काफ़ी घनी होती है, और नगरों में आवास काफ़ी पास पास होते हैं। तो इस तरीके से ये एक प्रकार से ग्रामीण और नगरीय बस्तियों के बारे में कुछ मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ग्रामीण बस्तियों में जो संबंध होता है वो प्राथमिक होता है, नगरीय बस्तियों में संबंध द्वितीयक होता है। ठीक है, यानी पर ग्रामीण बस्तियों में क्या होता है,
औपचारिक संबंध मतलब अनौपचारिक संबंध होता है, यानी कि कोई पैसे रुपए से नहीं जुड़े होते हैं एक दूसरे से। कोई किसी के चाचा है, कोई बाबा है, कोई दादा है, इस तरीके से। कोई गाँव का है, कोई पटीदार है, कोई रिश्तेदार है, इस तरीके से। शहरी में क्या होता है कि लोग एक प्रकार से जो संबंध होता है शहरियों में औपचारिक होता है। जैसे किसी का कोई बॉस है, कोई मालिक है, कोई नौकर है, इस तरीके से। आगे देखेंगे अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है। ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इन प्रश्नों को। प्रश्न है भारतीय शहरों का कार्यात्मक वर्गीकरण कीजिए। भारतीय शहरों का कार्यात्मक वर्गीकरण कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। भारतीय शहरों की कार्यात्मक वर्गीकरण की अगर बात करें हम, तो भारतीय शहरों के कार्यों के आधार पर जब हम भारतीय शहरों और कस्बों को एक प्रकार से बांटेंगे, तो कई प्रकार के शहर आएँगे। जैसे कि पहला आपका है प्रशासनिक कस्बे और शहर। प्रशासनिक यानी जहाँ पर प्रशासन होते हैं, जैसे कि वे शहर जो प्रशासनिक मुख्यालय के उच्चतम कार्यालय को समर्थन देते हैं। इस तरह के शहरों में खास करके चंडीगढ़, नई दिल्ली, भोपाल, शिलांग, गुवाहाटी, इम्फाल, श्रीनगर, गांधीनगर, जयपुर और चेन्नई है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रशासनिक कस्बे और शहर होते हैं। दूसरे औद्योगिक शहर कुछ हैं, जैसे कि मुंबई हो गया, सेलम है, कोयम्बटूर है, मोदी नगर है, जमशेदपुर, हुगली है, भिलाई है, ये सब जो है इनका मुख्य मकसद है उद्योगों को बढ़ावा देना। तीसरे शहरों की अगर बात की कार्यात्मक शहरों में, वो होते हैं परिवहन शहर, यानी कि जो निर्यात और आयात जैसी गतिविधियों में लिप्त बंदरगाहों के रूप में होते हैं, वो परिवहन शहर कहे जाते हैं। जैसे कि कांडला, कोची, कोझिकोड, विशाखापट्टनम, ऐसे तमाम प्रकार के जो है बंदरगाह वगैरह होते हैं। ऐसे आगरा, धुरिया, मुगल सराय, इटारसी या कटनी, ये सब परिवहन शहर हैं। चौथे शहर होते हैं वाणिज्यिक कस्बे या वाणिज्यिक शहर। वे कस्बे या शहर जो व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में विशेषता या विशेषज्ञता हासिल करते हैं। उन शहरों के इस वर्ग में रखा जाए, मतलब उसमें कोलकाता, सहारनपुर, सतना, ये सब वाणिज्यिक कस्बे में आते हैं, व्यापार पर डिपेंडेंट हैं। पाँचवा होता है खनन कस्बे, यानी पर जहाँ पर खनिज को एक प्रकार से निकाला जाता है, जहाँ पर खनिज के एरिया ज़्यादा है, जैसे कि रानीगंज हो गया, झरिया कोयला वाला इलाका हो गया, डिगबोई, अंकलेश्वर, सिंगरौली, ये सब खनन यानी खान वाले इलाके, यहाँ पर खाना खूब खुदाई होती है खनिजों की। इसके अलावा छठा इलाका होता है गैरीसन छावनी कस्बे। गैरीसन छावनी का मतलब ये शहर जो है गैरीसन शहरों के रूप में उभर कर आते हैं, जैसे आंवला, जालंधर, ठीक, अम्बाला, जालंधर, महू, बबीना, उधमपुर, ये सब गैरीसन छावनी कस्बे हैं। इसके अलावा साथ में जो है एक प्रकार से भारतीय शहरों के कार्यात्मक अगर वर्गीकरण करें, तो उसमें आता है शैक्षिक शहर, यानी जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे हैं। जैसे कि रुड़की हो गया, रुड़की आईआईटी आप बड़ी फेमस है। ऐसे वाराणसी हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यहाँ पर बड़ी फेमस है। अलीगढ़, अलीगढ़ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसके अलावा पिलानी इलाहाबाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, ये सब शिक्षा के केंद्र हैं, ठीक है। यहाँ पर खूब ज़्यादा पढ़ाई लिखाई होती है। इसके अलावा आठवां क्षेत्र धार्मिक और सांस्कृतिक शहर कुछ होते हैं, जैसे वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, मदुरई, पुरी, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, ठीक है, उज्जैन, अयोध्या, ये सब एक प्रकार से सांस्कृतिक और धार्मिक शहरों में आते हैं। इसके अलावा अगला शहर आपका पर्यटक शहरों में, जैसे नैनीताल, मसूरी, शिमला, पचमढ़ी, जोधपुर, जैसलमेर, यहाँ पर बहुत सारे लोग माउंट आबू, यहाँ सब लोग घूमने जाते हैं, तो पर्यटन शहर है। तो इस तरीके से ये शहरों का वर्गीकरण कर दिया मैंने, कार्यात्मक वर्गीकरण भारतीय शहरों का। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं खंड सा से। 450 या 500 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नगर नियोजन क्या है, आवश्यकता, महत्व और समस्याओं की विवेचना कीजिए। नगर का एक प्रकार से नगर को व्यवस्थित करना, नगर को बसाना ही नगर नियोजन कहलाता है। नियोजन का मतलब होता है व्यवस्था करना, मैनेजमेंट करना, ठीक है। नियोजन के साथ नगर शब्द जोड़ते हैं, तो नियोजन को एक परिधि से बांध देते हैं। नगरीय समस्याओं के समाधान हेतु नगरीय नियोजन एक प्रकार से कार्य करता है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे हम। आगे बढ़िए, अगला दूसरा प्रश्न है, भारतीय समाज का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य विवेचना कीजिए, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अब इन प्रश्नों को अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा तो बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा और डिस्कस भी नहीं हो पाएगा, आपको समझ में भी कम आएगा। तो इसको मैं आपको एक प्रकार से इसके उत्तर को लिखित रूप में आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि आपके समक्ष उत्तर लिखा हुआ होगा। आगे आने वाले समय में आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। बाकी जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको भी मैंने बता दिया, साथ ही साथ जब मैं लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर चर्चा करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। वही सब चीज़ें आपको इसमें लिखनी होती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय जनजातीय क्षेत्र की विवेचना करें। भारतीय जनजातीय क्षेत्र में कई सारे जनजातीय इलाके हैं, उन्हीं इलाकों के बारे में आपको बताना है कि कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। इसको लेकर के मैं एक दिन वीडियो बना दूंगा। अगला प्रश्न है, भारत का भौगोलिक स्वरूप से आशय क्या है, मतलब
भारत का भौगोलिक स्वरूप से क्या आशय है, विवेचना करें। भौगोलिक स्वरूप या भौतिक स्वरूप जो पूछा गया, भौतिक पूछा जाए भौगोलिक, दोनों का मतलब एक ही है। मैंने जो बताया था भारत का नक्शा बना करके 5 का 5 वाला, वो पूरा का पूरा आप लिख दीजिएगा, हो जाएगा आपका। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया, ठीक है। और अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को लेकर के आप लोग जो मॉडल पेपर के लगातार परेशान थे ज्योग्राफी के, मैंने सोचा बिल्कुल उसको देना चाहिए, तो मैंने दे दिया आपको, ठीक है। ऐसे ही जल्द ही और भी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आपके समक्ष आएंगे, ठीक है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि हर एक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर को आपको दिया जाए। मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही मेहनत करता हूँ मैं आपके लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को, ठीक है। और बाकी दूसरा चैनल जो है को करिकुलर मास्टर, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चैनल है बीए करेकर दोनों, तो ये दोनों अपने चैनल हैं, आप इन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सेकंड मतलब अगली वीडियो जो जियोग्राफी की होगी, उसमें हम भौगोलिक विचारों के इतिहास से बनने वाले जो अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। यानी कि जो दूसरा पेपर है जियोग्राफी का, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन प्रश्नों का, इंपॉर्टेंट प्रश्न स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन प्रश्नों को, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये प्रश्न आने वाले हैं परीक्षा में आपके। बाकी आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी मैंने इन प्रश्नों को बता दिया था, वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ये 10 प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, चलिए। बाकी और मैं आपको बता दूं, जैसे राजनीति शास्त्र के पेपर 1 का लिखित मॉडल पेपर अवेलेबल हो चुका है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिसमें आपको मैंने बताया था। तो ये भी आपका लिखित मॉडल पेपर है, आप देख सकते हैं। और हिंदी का पेपर 1 का मॉडल पेपर हो चुका है, BA 6 सेमेस्टर का, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का, इसका भी मैंने दे दिया, तो आप देख लीजिएगा इसको भी, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही प्रेम बनाए रखें हमेशा।